नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। भारी उथल पुथल के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को प्रस्तावित किया गया है। तारीख अभी तक नहीं आई है। जनवरी या मार्च में ये चुनाव हो सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के लिए तैयारी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप तिवारी जी। आज हम इनसे कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे, सवालात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रदीप जी, आपका हमारे मनोज टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे कई सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप एक ही सवाल में सारे जवाब ना देते हुए हमको अलग अलग सवालों के जवाब देंगे। आप जो सवाल पूछेंगे स्पेसिफिक उसी का जवाब आपको दूंगा मैं। सर, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाईकोर्ट में हो रहे अभी विवाद पर। आपको क्या लगता है कि अभी अध्यक्ष आर के ओझा के द्वारा प्रस्तावित संशोधन कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए साक्षी जी, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा या हमारे बार एसोसिएशन के द्वारा जो कार्यकारिणी ने अपना एक प्रस्ताव लाया है संशोधन के लिए, उसमें ढेर सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ पर विवाद है जिस पर हम सारे लोग चर्चा करके इसको किस तरह से अधिवक्ताओं के लिए उचित होगा, कहाँ तक उचित होगा, उस पर काम करेंगे। अब ये वो चल रहा है, इसलिए अभी न कोई प्रस्ताव पास हुआ है न कुछ बना है, ये आगे प्रक्रिया में है। सर, बार एसोसिएशन में जो अभी संशोधित प्रस्ताव रखा गया है उनमें जो शर्तें हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं? ढेर सारी शर्तें ऐसी हैं, ढेर सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिसमें हम सहमत भी हैं, लेकिन कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं संशोधन के लिए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि बार काउंसिल भी उससे सहमत नहीं है। जैसे वोटिंग राइट देने के लिए 5 केस पर ईयर होना आवश्यक, इसमें जो प्रस्ताव आया है उसमें रखा गया है, जो कि बार काउंसिल के प्रावधान के खिलाफ है। बार काउंसिल ने ये प्रावधान रखा है कि जो भी अधिवक्ता 3 साल से रजिस्टर्ड है जिस एसोसिएशन में, वहाँ उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो उसका जो प्रावधान है उससे हम बंधे हुए हैं, और उसको इग्नोर करके कोई नया कानून, कोई नया प्रस्ताव संशोधन लाना और बिना बार काउंसिल से उसको पास कराए लागू करना कहीं से उचित नहीं है। एक सवाल ये भी है कि वादकारियों के हलफनामे पर 500 रुपये का शुल्क लगा दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा इसको रोक दिया गया है। लेकिन बार एसोसिएशन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, सही बात यह है कि जो जुडिशियल ऑर्डर है उसके खिलाफ हर लिटिगेंट्स को ऊपर की अदालत में जाने के लिए एक रेमेडी है। तो अगर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये मानता है कि हमारे खिलाफ ये निर्णय है, तो उसके पास ये लीगल रेमेडी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को किस तरह से देखता है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। अगर बार के द्वारा वहाँ कोई एसएलपी फाइल होती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना व्यू रखता है, ये निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। जब सारे संशोधन के लिए अध्यक्ष आर के ओझा ने मतदान की सारी व्यवस्था की थी, तो उसके बाद भी अधिवक्ताओं ने क्यों इतना विरोध किया है? आपको क्या लगता है कि उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है? नहीं, जो लोग विरोध कर रहे थे उनको प्योरली लोकतंत्र पर ही भरोसा था, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके ही कोई संशोधन किया जाए, इस बात की ही मांग वो कर रहे थे जो उसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले संशोधन का ये एक प्रक्रिया है कि उसको आम सभा से पास करके ही वोटिंग कराने की प्रक्रिया लाई जाए, जो बाद में किया भी गया अभी। सर, अध्यक्ष का कहना है आपसे पहले का, ये ऐसे कई सारे तमाम पदाधिकारी हैं जो कि नॉन प्रैक्टिशनर हैं। अब उनके लिए ही ये संशोधन लाए गए थे और अब इतना विरोध हो रहा है, तो आप इन चीज़ों पे कितना सहमति देंगे? मुझे लगता है कि जिसको लग रहा हो कि नॉन प्रैक्टिशनर है या वो कोई और काम कर रहा है वकालत की आड़ में, तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पास, उसके पदाधिकारियों के पास ये पावर है कि उनको नोटिस दे के एक जांच करवा के अपने मेंबरशिप से खारिज करें। हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल को लिखें कि वहाँ से भी इनकी सदस्यता समाप्त किया जाए। उनको उनका वोटिंग राइट रोक के इलीगल तरीके से उनके अधिकारों को रोकना, उसको कर्टेल करना, मुझे लगता है कि उचित नहीं है।
तो क्या आप वर्तमान की कार्यकारिणी की स्थिति से मतलब अभी सहमत हैं? वर्तमान की किसी भी कार्यकारिणी की या किसी भी व्यक्ति की सारी चीज़ें खराब हो या सारी चीज़ें अच्छी हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसके साथ हम हैं, जो गलत है उसका विरोध करते हैं हम। अब जब इतने सारा विरोध होता है, अधिवक्ता इतना विरोध करते हैं, तो इतनी दूर दूर से जो वादकारी आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। दूर से आते हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए और पता चलता है यहाँ हड़ताल चल रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन वादकारियों की आप बात कर रही हैं साक्षी जी, अधिवक्ता जो हड़ताल करता है उन वादकारियों के लिए ही करता है। अधिवक्ता का अपना यहाँ कुछ नहीं है। अधिवक्ता जो काम कर रहा है, अगर न्यायालय की किसी प्रक्रिया के विरुद्ध सिस्टम जो चल रहा है जिसमें मुकदमे नहीं लग रहे हैं या बहस नहीं हो पा रहे हैं, आर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो ओवरऑल लिटिगेंट्स के ही मामले हैं जिसके लिए अधिवक्ता हड़ताल पे जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेंच और बार के बारे में। कहा जाता है कि बेंच और बार का सामंजस्य नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या लगता है कौन जिम्मेदार हो सकता है? क्या ये बार की कमजोरी है? इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि सामंजस्य नहीं हो पाता है। काफ़ी हद तक सामंजस्य रहता है, और अगर कहीं कोई कमी भी रहती है तो ये मुझे लगता है कि कमी दोनों तरफ की होगी, तभी ऐसा संभव है। किसी एक को इसके लिए दोषी मानना उचित नहीं होगा। क्या वजह आप फिर ये भी मानते हैं कि अगर पहले बार में मुकदमा नहीं सुना गया, पहली लिस्टिंग में नहीं सुना गया, तो दोबारा लिस्टिंग करने का जो प्रॉपर व्यवस्था होती है इसमें सुधार करना चाहिए? क्या सुधार हो सकता है? नहीं, लिस्टिंग के व्यवस्था में सुधार जो ये दिक्कत आई है इधर, वो एक हमारे यहाँ CIS सिस्टम लागू किया गया है। पहले क्या था कि हम लोग अपने मुकदमों को लगाने के लिए हमारे क्लर्क्स या अधिवक्ता खुद जाके जो हमारे सेक्शंस होते थे उसमें जाते थे और एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ जाके लगवाते थे। कुछ मुकदमे कोर्ट लगा देती थी डेट, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से निकल के एक ऐसे अंधेरे कोठरी में ये व्यवस्था भेज दी गई है जहाँ न एडवोकेट जा सकता है न उसका क्लर्क जा सकता है। कंप्लीट सारे लोग हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि ये मुकदमा मेरे हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो उत्तरदायी है उससे और अधिवक्ता के बीच एक संवाद तो होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं मुकदमे लग रहे हैं। और अधिवक्ताओं की जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में वो यही है कि पहला तो मुकदमा लग नहीं रहा है, लग रहा है तो टेकअप नहीं हो रहा है, टेकअप हो रहा है तो आर्डर हर कोर्ट से अलग अलग व्यू वाले आ रहे हैं। एक ही तरह के मुकदमे में एक कोर्ट में दूसरा आर्डर मिल रहा है, दूसरी कोर्ट में दूसरा आर्डर मिल रहा है। इससे अधिवक्ताओं के सामने ढेर सारी समस्याएं आती हैं जवाब देने में क्लाइंट से। आपसे पहले एक पूर्व अध्यक्ष ने बताया था कि बेंच से बड़ा बार होता है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि बेंच पर बार प्रभाव डाल सकता है? मुझे लगता है कि बेंच से बार बड़ा होता है। जिसने भी कहा था उसने सही कहा था, क्योंकि बेंच में जो एलिवेट होके जाते हैं हमारे जो आज के डेट में जज हैं, वो कल वकील थे और इसी बार के मेंबर थे। तो निश्चित ही बेंच से बड़ा बार है, लेकिन यहाँ बड़े छोटे की लड़ाई में अगर फंसेगा आदमी तो निश्चित मानिए कि कुछ अच्छी चीज़ें क्लाइंट्स के लिए नहीं आएंगी, बल्कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में काम सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए एक गाड़ी में जैसे दो पहिया है और दोनों को बड़ा छोटा लगा दिया जाएगा तो गाड़ी एक कदम नहीं आगे बढ़ पाएगी। गाड़ी को आगे निरंतर चलने के लिए दोनों पहियों का बराबर चलना जरूरी होता है। और हाई कोर्ट हो या कहीं भी बार और बेंच में इसी तरह से सामंजस्य बना रहेगा तभी काम होगा। बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। जी, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति सब समान ही है। और ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति अपना केस लेके आता है तो अक्सर या तो न्याय में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है या फिर उसको इतना पैसा लगाना पड़ जाता है कि वो बिना लड़े ही केस को अपने हार मान लेता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? न्याय में देरी को जो है न्याय का डिनाई करना माना जाता है। न्याय त्वरित होना चाहिए, ये सही है, लेकिन न्याय करने के लिए जितने जजों की ज़रूरत है, जितनी रिक्तियां हैं यहाँ, उतने जज नहीं हैं, उतनी कोर्ट्स नहीं है। मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं, जजों की संख्या लगातार घट रही है। उसका प्रमुख कारण ये है मुकदमों के निस्तारण में देरी होने का। और उसके लिए चाहे अधिवक्ता हो या हमारे जजेज हैं, दोनों प्रयासरत रहते हैं हमेशा कि मुकदमों का निस्तारण समय से किया जाए।
लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो दिक्कत आती है। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आप हमें कुछ बताइए कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष की क्या भूमिका रहती है। अक्सर देखा जाता है वैसे तो कि अध्यक्ष और महासचिव ही सारा काम करते हुए दिखते हैं। मुझे अंदाजा था कि आपका ये प्रश्न जरूर आएगा। ये अक्सर कहते हुए सुना गया है जो आपने कहा कि महासचिव और अध्यक्ष भी होता है। मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। बताइए आप। मेरा मानना ये है कि कोई भी पद का पावर बाद में आता है, जो उस पर बैठता है वो कितना सक्षम है अपना निर्णय लेने में, उस पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आज़ादी के बाद चुनाव आयोग बना भारत में, लेकिन टीएन सेशन से पहले के कितने चुनाव आयुक्त रहे हैं इस देश के किसी को नहीं पता होगा। टीएन सेशन आए, उसी कुर्सी पर बैठे जिस पर पहले से लोग बैठते रहे हैं, और आने के बाद देश के बच्चे बच्चे के ज़बान पर टीएन सेशन का नाम रट गया, क्योंकि टीएन सेशन ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। और ये तो अध्यक्ष और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की बात है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की। मेरा मानना है कि जो कार्यकारिणी का सदस्य है उसका भी पावर अध्यक्ष के बराबर है, क्योंकि किसी भी बात पर अगर कोई निर्णय लेना है, वोटिंग होगी, एक वोट कार्यकारिणी के सदस्य का भी है और एक वोट अध्यक्ष का भी है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर किया जाएगा तो दोनों बराबर हैं। ज़बरदस्ती करना है तो फिर तो बाहुबल के आधार पर जिसको जो करना है वो कर ले। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पे आने वाले अधिवक्ता हो गए या फिर जो अभी अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं, उनकी आप क्या परेशानियां देखते हैं? वकालत में चाहे वो युवा अधिवक्ता हो या वरिष्ठ अधिवक्ता हो, दोनों की एक ही परेशानी है, जो मैंने पहले अभी चर्चा के दौरान बताया कि मुकदमों का समय से लगना, उसका टेकअप होना और उसमें कानून के अनुरूप निर्णय आना। ये तो रहा कोर्ट से संबंधित, मुकदमे से संबंधित बातें। अब अधिवक्ताओं की क्या परेशानियां हैं? निश्चित तौर पे जो 20-25 साल की वकालत कर चुके हैं उनकी कुछ न कुछ जीवन स्तर इस तरह का हो गया है कि उनको अगर छोटी मोटी परेशानी आती है तो वो उसको पार करने में उस बाधा को, उस परेशानी को सक्षम हैं। लेकिन हमारे जो नए अधिवक्ता हैं उनके सामने आर्थिक परेशानी सबसे बड़ी है। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, तो वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि उसका सामना कर पाए। और इसके लिए हाई कोर्ट बार को एक अच्छा सिस्टम बना के, योजना बना के अधिवक्ताओं के बीच उसको लागू करना चाहिए, जिससे उनको भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट बार के द्वारा दिया जा सके। हर बार जो है प्रत्याशी चुनाव में आते हैं और कई सारे वादे भी करते हैं, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो ज्यों की त्यों ही रह जाती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बार का कार्यकाल 2 साल या 5 साल का होना चाहिए? 2 साल 5 साल पे अभी हमारे यहाँ चर्चे के दौरान या जो प्रस्ताव आया था संशोधन का, उसमें 2 साल का था। लेकिन ये एक अधिवक्ता संघ है, एसोसिएशन है, और इसका कार्यकाल अगर बहुत लंबा कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि अगर बदलने की जो स्थितियां हैं वो बहुत दूर हो जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से प्रदीप तिवारी जी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदीप जी के साथ बातों का दोबारा से सिलसिला। सर, अगर आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन जाते हैं तो आप ऐसी कौन सी सोच और नीतियां लेकर चल रहे हैं जो आप अधिवक्ताओं के लिए करने वाले हैं? ऐसे कौन से कदम हो? अच्छा सवाल है आपका। वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा प्रयास होगा कि जो नए अधिवक्ता हमारे हाई कोर्ट में आ रहे हैं और इस प्रोफेशन से में किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसको आगे बढ़ाना है इसमें सफल होने के लिए, इसको ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारे इस लीगल फर्टिलिटी के सफल लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्टों के, समय समय पर बुला के उनके उपस्थिति में सेमिनार का आयोजन कराना, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
आयोजित कराना, जिससे हमारे नए आने वाले अधिवक्ताओं को इस प्रोफेशन में जो जटिलताएं हैं उसका समाधान किस तरह से निकालें और कैसे आगे बढ़ें, इसकी ट्रेनिंग मिल पाए। जी। ये पहला रहा। दूसरा, अभी हमने बताया कि किस तरह से उनको सपोर्ट देना है आर्थिक रूप से। हाँ जी। अगर मैं जीत के आया तो मेरा प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं के लिए एक सामूहिक बीमा योजना, जो हेल्थ के लिए भी, और ईश्वर न करे किसी अधिवक्ता के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हमारे बीच न रहे, तो उसके परिवार के सपोर्ट के लिए वो बीमा काम आए। सामूहिक बीमा के रूप में बीमा कराने की योजना। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने के बाद ऐसे कई सारे अधिवक्ता भी होते हैं जो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ भी लड़ते हैं, उनके छोड़कर कई सारे काम करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बार ऐसे अधिवक्ताओं पर रोक लगा सकती है? अभी मैंने पहले बताया आपको कि बार को कठोरता से, अगर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवोकेट्स, उनको लाभ देना है, बार को अच्छा बनाना है, तो जो दूसरे कामों में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ निर्णय लेना पड़ेगा। कठोरता से निर्णय लेके पहले अपने हाथ से सदस्यता समाप्त करिए, उसके बाद बार काउंसिल को लिख के दीजिए। ये होना चाहिए। सर, अंत में आखिरी प्रश्न आपसे कि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप बाकी सब अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी अधिवक्ताओं के लिए संदेश ये है कि अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से करें और अपने प्रोफेशन को करते हुए हाई कोर्ट बार में एक दूसरे के सहयोग में हम कितना अपना समय दे पाते हैं, किस तरह से अपने को साबित कर पाते हैं, इसके लिए हमेशा रहना चाहिए। हमारी जो एकता कही जाती है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का नारा लगता है, और अगर देश में ये माना जाता है, लोग अधिवक्ताओं को ठीक उससे देखते हैं, तो उसका कारण अधिवक्ताओं के बीच अपनी एकता है और वो एकता बनाए रखना चाहिए। ये मेरा संदेश अधिवक्ताओं के साथ है। ईमानदारी से प्रोफेशन करिए और ईमानदारी से जीवन जिए, समाज के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। सर, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, हमको बहुत अच्छा लगा और आपसे कई सारी चीज़ें हमें जानने को भी मिली। आपका भाग लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। साक्षी जी, मैं आपके इस टॉक शो के माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपके इस टॉक शो को, आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लायक समझा कि मुझे बुला करके मेरी बात रखने का अवसर आपने अपने प्लेटफॉर्म पे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के प्रत्याशी प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने हमें अपने कई सारे सोच बार एसोसिएशन में आने वाले अपने उठाए जाने कदमों के बारे में बताया। ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा मनोज तिवारी टॉक शो। आप सभी से लेती हूँ मैं यहाँ पर इजाज़त।